हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं देवेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो राष्ट्रपति टॉपिक है और इस टॉपिक में अपन राष्ट्रपति से संबंधित सारी बातें करेंगे। राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, राष्ट्रपति की शर्तें क्या हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन पद्धति, हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग और राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स की बात की जाएगी। कार्यपालिकाई शक्ति होगी, न्यायिक शक्ति होगी, जुडिशियल पावर की बात करेंगे और आपातकालीन जो शक्तियां हैं, इमरजेंसी जो पावर्स हैं, उनकी बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे अपन आज तक कौन कौन राष्ट्रपति बने हैं, उनसे संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी बात अपन करेंगे। तो देखिएगा, राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन की बात की गई। किसकी बात की गई है? प्रथम नागरिक की बात की गई है, फर्स्ट सिटीजन। कि भारत का फर्स्ट सिटीजन कौन है? तो राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? फर्स्ट सिटीजन होता है, प्रथम नागरिक होता है। अब देखिएगा, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते और आते हैं। जैसे प्रथम नागरिक की अपन ने बात कर ली, तो दूसरा नागरिक कौन है, तीसरा नागरिक कौन है, भारत का चौथा नागरिक कौन है, ऐसा भी क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं। और दूसरे नागरिक की बात की जाए तो दूसरा नागरिक भारत का कौन होता है? उपराष्ट्रपति भारत का क्या होता है? दूसरा नागरिक होता है, सेकंड सिटीजन होता है। उपराष्ट्रपति के बाद थर्ड जो नागरिक होता है, थर्ड जो सिटीजन होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चौथे नागरिक की बात की जाए तो भारत का चौथा नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। चौथा नागरिक राज्यपाल है। और इस राज्यपाल की अपन बात करें, यदि इसकी बात की जाए स्टेट में, किसकी में बात की जाए? स्टेट में, राज्य में, तो राज्य का फर्स्ट नागरिक कौन होता है? तो राज्य का फर्स्ट सिटीजन राज्यपाल होता है। और देश का जो चौथा नागरिक है, देश के किस नागरिक की बात की गई है? फोर्थ सिटीजन की बात की गई है, वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। और स्टेट का फर्स्ट नागरिक, ये कंफ्यूजन की बात बनती है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राज्य का तो प्रथम नागरिक कौन? राज्यपाल। और देश का चौथा नागरिक कौन? राज्यपाल। देश के प्रथम नागरिक की बात करें देश के प्रथम नागरिक की बात करें तो कौन? राष्ट्रपति। दूसरा कौन? उपराष्ट्रपति। और तीसरा कौन है? प्रधानमंत्री। चौथे की बात की जाए तो चौथा नागरिक कौन आता है? राज्यपाल। देश का चौथा नागरिक राज्यपाल होता है। और राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। पांचवा पूछे की बात का पांचवा, ऐसा नहीं पूछे जा सकते हैं, फिर भी यदि पूछ लिया जाए कि देश का पांचवा नागरिक कौन होता है, तो पांचवा नागरिक होता है आपका, पांचवा नागरिक भूतपूर्व राष्ट्रपति। यदि ऐसा छठवां पूछ लिया जाए भारत का छठवां नागरिक कौन होता है, तो भारत का छठवां नागरिक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। तो सेम क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब देखो, ये पॉइंट आपका क्लियर है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति होता है। अब देखो, इसके बाद आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन एसएससी वगैरह में कई बार पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की गई है, किस देश के शासक से की गई है। तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की गई है? तो ब्रिटेन के
राजा से की गई है या ब्रिटेन के सम्राट से की गई है? ब्रिटेन के क्या की गई है? सम्राट से की गई है या ब्रिटेन के राजा से की गई? जैसे मैं इस बात को बताऊं कि जो शक्तियां ब्रिटेन के सम्राट के पास हैं, जो राजा के पास हैं, सेम पावर्स किसके समान है? किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो ब्रिटेन के राजा और भारत के राष्ट्रपति के जो पावर्स हैं वो लगभग समान है। इस कारण भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की गई है? ब्रिटेन के राजा से की गई है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की गई है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के राजा से की गई है। अब देखेगा यहां से तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तीन सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। इन तीनों सेनाओं के क्या होते हैं? अपने अपने क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि जल सेना का अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो एडमिरल कहा जाता है। और वर्तमान में एडमिरल कौन है? तो करमबीर सिंह है। उसी प्रकार मैं बताऊं आपको वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष की बात करें, वायुसेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल कहते हैं। और वर्तमान में वायुसेना के एयर चीफ मार्शल कौन है? एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल तो राकेश सिंह भदौरिया इसके क्या हैं? एयर चीफ मार्शल है। और एक आती है थल सेना, और थल सेना का जो अध्यक्ष होता है उसको कहा जाता है जनरल। और वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष या जनरल कौन है? तो मनोज मुकुंद नारवणे वर्तमान में क्या है? भारत के थल सेना अध्यक्ष है। वर्तमान में ध्यान रखना एक पद और भी आया है, CDS रक्षा प्रमुख। ये CDS बिपिन रावत है। तो इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति है, इन तीनों सेनाओं का जो हेड है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन? राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की गई है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के राजा से की गई है, ब्रिटेन के सम्राट से की गई है। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 52 है वो यही बात कहता है कि भारत में एक क्या होगा? भारत में एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। देखो, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति है। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है? बताए देखें। तो भारत का वर्तमान में राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। और इससे पहले भारत का राष्ट्रपति कौन था? 2017 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी, जिनका कल क्या हो गई है? डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आज भी है, पहले भी था और उससे पहले भी राष्ट्रपति था, और आगे भी भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण बताऊं कि 1977 की बात है। 1977 में भारत के राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन बने थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी है जो 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की क्या लेते हैं? शपथ। और उसके बाद के जितने भी राष्ट्रपति बनते हैं, चाहे ज्ञानी जेल सिंह हो, चाहे APJ अब्दुल कलाम हो, प्रतिभा पाटिल हो, KR नारायण हो, ये जो भी राष्ट्रपति बनते हैं इन सब का कार्यकाल कितना रहता है? 5 वर्ष का रहता है। अर्थात सभी राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और इसके बाद के जो भी राष्ट्रपति हैं वो 25 जुलाई को क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं।
और 5 साल बाद 24 जुलाई को क्या देते हैं, त्याग पत्र। मतलब लगातार क्या रहते हैं, पद पर बने रहते हैं। तो आर्टिकल 52 यही कहता है कि भारत में कि क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53, देखो अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ, किसकी बात की गई है, संघ की कार्यपालिका संघ की जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव जो पावर्स है, संघ की कार्यपालिका, ध्यान रखना संघ का अर्थ क्या होता है। जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 आर्टिकल किसकी बात की गई है, 1 की बात की गई, और अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ, स्टेट ऑफ द यूनियन की बात की गई है। तो भारत राज्यों का क्या है, संघ है। और कार्यपालिका, देखो कार्यपालिका की बात करें, कार्यपालिका क्या करती है, कानूनों को लागू करती है। और भारत की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसके नाम जारी होगी, तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसके नाम जारी होती हैं, तो राष्ट्रपति के नाम क्या होती है, जारी होती। अब यहां से 2-3 कंफ्यूजन की बात बनती है, 2-3 कंफ्यूजन के क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्टिकल 53 तो ये कहता है कि भारत की संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के नाम जारी होगी। परंतु यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि देश की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसके पास हैं, तो देश की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसके पास, प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। जैसे मान लीजिए कि देश में कोई अच्छा कार्य होता है, देश में कोई गलत कार्य होता है, चीन भारतीय सीमा में प्रवेश करता है, कोई आतंकवादी विस्फोट करता है, कोई सरकार अच्छी पॉलिसी लेकर आती है, तो अपन जिम्मेदार किसको ठहराते हैं, प्रधानमंत्री को ठहराते हैं। राष्ट्रपति का अपन कहीं जिक्र नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि देश के जो वास्तविक जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, जो वास्तविक एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं, वो किसके पास होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, प्रधानमंत्री के पास ही होते हैं, न कि राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास तो संघ की नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियां होती है। जैसे मैं बताऊं आपको, वर्तमान में जो एसएससी और रेलवे का क्या चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, देखा होगा आपने। अपन डिसलाइक मोदी जी को कर रहे हैं, न कि राष्ट्रपति को कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदार कौन है, प्रधानमंत्री हैं, न कि राष्ट्रपति हैं। इसलिए इस बात को समझना है कि देश की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के नाम जारी होती हैं। परंतु क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए आपको कि देश का वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है, तो देश की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। किसमें निहित होती है, प्रधानमंत्री में। और दूसरी बात करें, देश की नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। यहां से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और बनता है कि देश के संवैधानिक अध्यक्ष, मतलब संवैधानिक रूप से देश का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। और देश का राजनीतिक अध्यक्ष कौन होता है, राजनीतिक अध्यक्ष की बात की गई है, तो देश का राजनीतिक अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री होता है। तो आर्टिकल 53 यही कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसके नाम जारी होती हैं, राष्ट्रपति के नाम जारी होती है। परंतु वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री के पास, और नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियां किसके पास, राष्ट्रपति के पास ही होती है। अब देखिएगा, अपन बात करते हैं आगे राष्ट्रपति से संबंधित योग्यता। देखो, अपन कोई भी काम करते हैं तो सर्वप्रथम क्या देखी जाती है, योग्यता। जैसे आप रेलवे की तैयारी करते हो तो आपकी योग्यता, एबिलिटी की बात की जाती है। एसएससी, आरएस, आईएएस ग्रेड, पटवारी, पुलिस, सबसे पहले काम क्या होता है, योग्यता। यहाँ तक कि आपकी जो एंगेजमेंट है, सगाई करने के लिए आते हैं, वो भी आपकी क्या देखते हैं, योग्यता देखते हैं कि लड़कों काय करे खटेपट है। तो सर्वप्रथम किसकी बात की जाती है, योग्यता की। राष्ट्रपति की भी अपनी क्या होती है, योग्यता होती है। अब देखो, राष्ट्रपति की योग्यताओं की पहली बात करें
कि राष्ट्रपति की जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है, आर्टिकल 58 में किया गया। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है, राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 58 में किया गया है। किसमें किया गया है? 58 में किया गया है। अब देखो इसकी योग्यता होती क्या है, योग्यता होती क्या है? तो इसमें पहली योग्यता तो यही है, सब जानते हैं उसको, वैसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता कि भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ द इंडिया। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। और अपन भारत के सब क्या हैं? नागरिक हैं। और इस योग्यता के आधार पर अपन सब क्या लड़ सकते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। पहली योग्यता भारत का क्या होना चाहिए? सिटीजन होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। और अपन सब क्या हैं? भारत के नागरिक हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते। परंतु इसमें जो कंफ्यूजन है वो क्या है? मूल नागरिक। क्या है? मूल नागरिक। मूल नागरिक जैसे शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया। मूल नागरिक होना आवश्यक नहीं आपके लिए। आपके लिए केवल क्या है? भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। और अमेरिका में राष्ट्रपति की योग्यताओं की बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति, वहां का जन्मजात क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जन्मजात नागरिक की बात की। जबकि यहाँ कैसे भी हो, चाहे जन्म के बाद नागरिकता ली हो, कैसे भी ली, कुल मिलाकर आपके पास क्या होनी चाहिए? भारत की नागरिकता होनी चाहिए, जिसमें मूल नागरिक जैसे शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है। अमेरिका में राष्ट्रपति का आपको चुनाव लड़ना है तो आप जन्मजात वाक्य क्या होने चाहिए? नागरिक। अमेरिका का राष्ट्रपति का आप छोड़ दो, क्योंकि आप जन्मजात नागरिक कौन है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे सोनिया गांधी की बात करें, कहाँ की थी? इटली की। अब उनके पास भारत की नागरिकता है क्या? नहीं है, तो वो भी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकती है। अन्य भी खूब सारे लोग हैं जिनका जन्म कई बार भारत की क्या ले ली, वर्तमान में नागरिकता ले ली, वो भी भारत के क्या लड़ सकते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। एज की बात करें, किसकी बात करें? मिनिमम आयु की बात करें, और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 ईयर्स उनकी क्या होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए। तो योग्यताओं की बात करें तो न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष। जो व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वो राष्ट्रपति का क्या लड़ सकता है? चुनाव लड़ सकता है। अब इस बात को समझना है, भारत में 3 पद हैं जिनके लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। कितने चाहिए? 35 वर्ष ही चाहिए। जैसे मैं बताऊं कि राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट्स के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष। वाइस प्रेसिडेंट्स के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष। और राज्यपाल, गवर्नर के लिए जो न्यूनतम आयु है, मिनिमम एज है, कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कुल मिलाकर यह है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, गवर्नर, इनकी जो मिनिमम एज है, न्यूनतम जो आयु है वो कितनी निर्धारित की गई है? 35 वर्ष। जो व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वो क्या लड़ सकता है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और राज्यपाल का क्या लड़ सकता है? चुनाव लड़ सकता है। पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या? न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष। तीसरी योग्यता की बात करते हैं। तीसरी योग्यता की बात यह बनती है कि लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। किसकी योग्यता रखता हो? लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो?
योग्यता रखता हो। देखो कुछ गाइडें यहाँ लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता की बात नहीं कहती है। जैसे मैं बताऊं आपको, वो लिखती है दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, जबकि भारतीय संविधान के 58 में लिखा गया है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी है। और उपराष्ट्रपति की जब भी बात करते हैं तो वहां किसकी बात होगी, राज्यसभा सदस्य बनने की बात की जाएगी। ठीक है, तो लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखनी हो, योग्यता। इसमें ध्यान रखना लोकसभा सदस्यों की दो मुख्य बातें आती हैं। एक बात तो आती है कौन सी, पागल, पागल नहीं होना चाहिए। जैसे जो मनोरोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं, जगह माथा का जगह डॉक्टर है, वो ये लिख कर दे दें कि व्यक्ति मानसिक रूप से क्या है, विकलांग है, या लिख कर दे दें मानसिक रूप से क्या है, पागल है, या लिख कर दे दें मानसिक रूप से करेक है, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। आई बात समझ में, पागल की बात। अब एक शब्द और आता है, सामान्य गाइडों में दे रखा है दिवालिया। क्या दे रखा है, दिवालिया। किसकी बात की गई है, दिवालिया की बात की गई। जैसे मैं बताऊं, आप किसी बैंक द्वारा लोन लें और उस लोन को समय पर जमा नहीं करवाएं, और बैंक आपकी जो संपत्ति है वो क्या कर दें, जब्त कर दें या कुर्क कर दें, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। गांव में जो दिवालिया शब्द के जो पर्यायवाची हैं, जैसे मैं बताऊं, ओ छाणु को, ओ डूब को, ओ कर्जो माथे कर लियो, और लेणु माथे कर लियो, ये सारी बातें किसकी आती है डेफिनेशन, दिवालिया शब्द की। तो भारत का नागरिक होना चाहिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता। और यदि उपराष्ट्रपति की बात की जाएगी तो यहाँ क्या लिखा मिलेगा आपको, राज्यसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। अब देखो नेक्स्ट योग्यताओं की बात करते हैं। नेक्स्ट योग्यता क्या आती है, नेक्स्ट योग्यता आती है लाभकारी पद पर नहीं हो। किसकी बात की गई है, लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं हो। देखो लाभकारी पद का अर्थ अपन सामान्यतः लेते हैं किससे, सरकारी नौकरी से, गवर्नमेंट जॉब की बात की। इस लाभकारी पद का अर्थ गवर्नमेंट जॉब से आपको नहीं लेना है। बहुत से ऐसे पद हैं जिन पर आप गवर्नमेंट पद पर रहते भी क्या लड़ सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो। जैसे मैं उदाहरण बताऊं आपको, सीपी जोशी नाम सुनागा, राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष। 2008 के चुनाव होते हैं, सीपी जोशी विधानसभा का चुनाव कितने वोट से हार जाते हैं, 1 वोट से हार जाते हैं। कितने वोट से, 1 वोट से। 2009 के लोकसभा चुनाव होते हैं, सीपी जोशी लोकसभा का चुनाव जीतते हैं और केंद्र सरकार में जाकर क्या बनते हैं, मंत्री बनते हैं। क्या बनते हैं, केंद्र सरकार में जाकर मंत्री बनते हैं। आई बात समझ में। अब वो केंद्र सरकार में मंत्री बनते हैं, तो मंत्री बनने के बाद वो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में आते हैं और अपने एक प्रोग्राम रखा जाता है जिसे प्रोफेसर पद से वो क्या देते हैं, त्याग पत्र देते हैं। तो कहने की बात है बहुत से पद है। ये भी क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि लाभकारी पद का उल्लेख, कि कौन कौन से पद लाभ के पद में आएंगे, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में, किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया। ठीक है, अब देखते हैं। लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए, परंतु ये ध्यान रखना आपको, आर्टिकल जो 58 है, अनुच्छेद जो 58 है, इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति, क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार के मंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार के मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री किसमें नहीं आते हैं, लाभ के पद में नहीं आते। कुल मिलाकर बात यह है
कि ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार का कोई मंत्री या राज्य सरकार का कोई मंत्री पद पर रहते हुए क्या लड़ सकते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए 1957 में वो क्या करते हैं? दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। तो राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति पद पर रहते क्या लड़ा? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। आगे बात करूं मैं राज्यपाल की, गवर्नर की। गवर्नर की बात की जाए तो जैसे पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल राजस्थान की राज्यपाल थी और किसका चुनाव लड़ा? राष्ट्रपति का। वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें रामनाथ कोविंद की। रामनाथ कोविंद है जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति बनने से पूर्व है किस राज्य के राज्यपाल? बिहार राज्य। तो राज्यपाल पद पर रहते हुए इन्होंने क्या लड़ा? चुनाव लड़ा। अब जैसे प्रणब मुखर्जी की बात करें, 2012 में राष्ट्रपति बनते हैं और प्रणब मुखर्जी केंद्र सरकार में क्या थे? वित्त मंत्री थे। अब कहने की बात है कि इन पदों पर रहते हुए व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ये लाभ के पद में नहीं आते। किस में नहीं आते हैं? लाभ के पद में नहीं आते। अब आपको ऐसा दिया जा सकता है कि कौन कौन से पद लाभ के पद में नहीं आते? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार के मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री लाभ के पद में नहीं आते हैं। इन पदों पर रहते भी आप क्या लड़ सकते हो? चुनाव लड़ सकते हो। क्या लड़ सकते हो? चुनाव लड़ सकते हो। तो योग्यताओं की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं हो। और आर्टिकल 58 में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार के मंत्री व राज्य सरकार के मंत्री किस में नहीं आते हैं? लाभ के पद में नहीं आते हैं। इन पदों पर रहते हुए भी आप क्या लड़ सकते हो? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। तो ये थी योग्यता की बात। अब देखो राष्ट्रपति की योग्यता में बात करते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, प्रेसिडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन एक्ट 1952 की बात की गई। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन एक्ट 1952। संसद है जो अन्य योग्यताएं भी क्या कर सकती है? निर्धारित कर सकती है। क्या कर सकती है? अन्य योग्यताओं का भी निर्धारण कर सकती है। और इस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति की कुछ अन्य योग्यताएं निर्धारण की है। पहली बात बता देते हैं कि ये आर्टिकल 58 में उल्लेखित नहीं है, परंतु ये क्या है? पात्रता है। इस कारण इसे अनुच्छेद 58 का क्या माना जाता है? भाग माना जाता है। इस अधिनियम के तहत, इस एक्ट के तहत कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो इस एक्ट के तहत 2 प्रावधान किए गए। एक प्रावधान तो किया गया है जमानत राशि। किसकी बात की गई है? जमानत राशि या डिपॉजिट मनी बोल सकते हैं। किसकी बात है? जमानत राशि की बात है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपये। यदि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हो तो आपको डिपॉजिट मनी कितनी देनी होगी? 15,000 रुपये देनी होगी। आपके पास ये भी योग्यता है कि आपके पास 15,000 रुपये होने चाहिए। यदि नहीं है तो सीधी सी बात है, चुनाव नहीं लड़ सकते। इस डिपॉजिट मनी की सबसे बड़ी विशेषता है कि
एसटी, ओबीसी, महिला, विकलांग, किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई छूट नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, परंतु आपकी जो डिपॉजिट मनी है वो आपको कितनी देनी पड़ेगी? 15,000 रुपये ही देनी पड़ेगी। इस 15,000 रुपये में किसी प्रकार की कोई कटौती आपकी नहीं की जाएगी। अब देखो, कई बार आपने सुना है जमानत क्या हो गई? जब्त हो गई। क्या हो गई भाई? जमानत जब्त हो गई। ये जमानत जब्त क्या होता है? यदि किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार, किसकी बात की गई है? किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को कुल जो वेद मत हैं उनके 1/6 या 16.67% मत नहीं मिले हो तो उसकी जमानत क्या कर ली जाती है? जब्त कर ली जाती। क्या कर ली जाती है? जब्त कर ली जाती। ध्यान रखना, वेद मतों की बात की गई। किसकी बात की गई है? वैलिड वोट की बात की गई। जैसे आप प्रतिशत में एक टॉपिक पढ़ते हो, चुनाव संबंधित क्वेश्चन, तो वहां आता है कि कुल वेद मतों का इतने प्रतिशत मत, कुल वेद मतों का इतने प्रतिशत मत मिले और इतने प्रतिशत मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मत कितने? तो वैलिड वोट की बात की। किसी उम्मीदवार को जो वेद मत हैं, जो वैलिड वोट हैं, उनके 1/6 भाग या 16.67% वोट नहीं मिले तो उसकी जमानत क्या कर ली जाती है? जब्त। तो इस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपये है। डिपॉजिट मनी क्या है? 15। ये वर्तमान आधार पर है, पहले क्या था? इसमें कम भी था। वर्तमान में कितनी है डिपॉजिट मनी? तो 15,000 रुपये क्या है? डिपॉजिट मनी है। अब देखिएगा, इसमें एक बात और की गई है, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदकों की बात की गई। किसकी बात की गई है? प्रस्तावक और अनुमोदक। प्रस्तावक और अनुमोदक। देखो, जब आप राष्ट्रपति का नामांकन पत्र जमा करवाते हो तो आपके पास प्रस्तावक कितने होने चाहिए? 50। और अनुमोदक भी कितने होने चाहिए? 50। ये पहले 20-20 का प्रावधान था, वर्तमान में कितना का है? 50-50 का। पहली बात करते हैं, प्रस्तावक हो कौन सकते हैं? आप प्रस्तावक नहीं हो सकते, मैं भी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक व अनुमोदक, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक व अनुमोदक जो राष्ट्रपति को वोट देते हैं, जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, वही राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकते हैं? प्रस्तावक व अनुमोदक हो सकते हैं। वैसे पॉइंट पढ़ाया जाएगा आपको कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं और कौन कौन नहीं लेते हैं। परंतु यह छोटी सी बात बता देता हूं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में संसद के निर्वाचित सदस्य, पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो वोट दे सकते हैं, या इलेक्टेड मेंबर की जगह ऐसा भी दे सकता है लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जो राज्य स्टेट की जो असेंबली होती है उसके जो मेंबर होते हैं, इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं, वो वोट दे सकते हैं। और ये प्रस्तावक और अनुमोदक जो होते हैं वो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर या राज्य विधानसभा, राज्य स्टेट असेंबली के निर्वाचित मेंबर में से ही क्या होते हैं? प्रस्तावक और अनुमोदक हो सकते हैं। तो अपन न तो विधानसभा सदस्य हैं, न लोकसभा सदस्य हैं और न ही राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। तो अपन प्रस्तावक अनुमोदक नहीं बन सकते। कौन बन सकते हैं? तो जो सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। और साथ में यह भी ध्यान रखना है, यदि एक लोकसभा सदस्य किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार का प्रस्तावक बन गया तो उसका अनुमोदक नहीं बन सकता, न वो दूसरे का प्रस्तावक का अनुमोदक बन सकता है। ये क्या है कि हर व्यक्ति की इच्छा होती थी कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूं, तो हतोत्साहित को कम करने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया था। तो कितने प्रस्तावक? 50। और अनुमोदक कितने? 50। हो कौन सकते हैं?
तो जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं उन्हीं में से 50 प्रस्तावक और उन्हीं में से 50 क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। अब इस बात को समझिएगा, काम क्या है। जैसे मैं बताऊं आपको, स्कूल में अंताक्षरी देखी आपने। स्कूल में जब अंताक्षरी होती थी तो एक कहता था कि मैं आज का अध्यक्ष रामलाल को बनाना चाहता हूं, और दूसरा कहता था कि मैं इसका क्या करता हूं, समर्थन करता हूं। आई बात समझे। दूसरा क्या कहता था कि मैं इसका समर्थन करता हूं। जो ये कहता था कि मैं आज का अध्यक्ष रामलाल को बनाना, वो उसका प्रस्तावक था, और जो पीछे से सपोर्ट कर रहा था वो क्या था, उसका अनुमोदक था। क्या था, अनुमोदक। जो एक उदाहरण और लो, छान जानो थी, छान मेली ने। अब जो छान मेली गांव का 20-25 हट्टा कट्टा जवान छान उठा बड़ा चाहिए, और आसपास का 5-10 डोकरा भी है, जगह छान को उठा, एक हाथ में चाय एक हाथ में बीड़ी, और छान उठाबा को काम कौन करे, हट्टा कट्टा जवान, और वह डोकरा कहीं करे, ल्यो करे। अब उठा बड़ा बिका प्रस्तावक है, और वह साइड में कहीं ल्यो कर बड़ा अनुमोदक है। आई बात समझ में। तो 50 क्या होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 ही क्या होने चाहिए, अनुमोदक। हो कौन सकते हैं, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो भाग लेते हैं उन्हीं में से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। इसमें दोनों में पहले प्रावधान था 20-20 का। कितना था, 20-20 का प्रावधान था। वर्तमान में कितना है, 50। तो ये दो बातें, एक तो प्रस्तावक अनुमोदक और एक जमानत राशि, ये दो बातें हैं जो आपकी इस अधिनियम के तहत जोड़ी गई। किसके तहत जोड़ी गई है, अधिनियम के तहत जोड़ी गई है, एक्ट के तहत जोड़ी गई है। ये एक पात्रता है, ये योग्यता है। इस कारण इन्हें अनुच्छेद 58 का भाग मानते हैं, जबकि वास्तविक रूप से इनका आर्टिकल 58 में उल्लेख नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया, आर्टिकल 58 में उल्लेख नहीं किया गया है। तो बात क्लियर है। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति की शर्तें किसकी बात की गई है, राष्ट्रपति की शर्तें, कंडीशन की बात की। देखो, कंडीशन, आप कोई भी काम करो, सीधी सी बात है, क्या लगती है, शर्तें लगती है, कंडीशन लगती है। देखते हैं, आपने भी बचपन में शर्त लगाई होगी। तो शर्तें, कंडीशन की बात करते हैं कि राष्ट्रपति के लिए भी कुछ शर्तें होती है, कंडीशन होती है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के लिए शर्तें होती है, कंडीशन होती है। अब पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है, पहला क्वेश्चन यह बन सकता है कि राष्ट्रपति की शर्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राष्ट्रपति की जो शर्तें हैं, कंडीशन है, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 59 में किया गया है। किसमें किया गया है, आर्टिकल 59 में किया गया है। किसमें किया गया है, आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति की जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, उनका उल्लेख किया। और राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख किसमें, एबिलिटी की बात करें तो किसमें, आर्टिकल 58 में। और जो कंडीशन है, जो शर्तें हैं, उनका उल्लेख किसमें, तो 59 में किया गया। अब देखिएगा, शर्तें आती क्या है, कौन कौन सी कंडीशन है जो राष्ट्रपति को फॉलो करनी पड़ती है। तो इसमें पहली जो कंडीशन आती है वो बहुत अच्छी कंडीशन है कि राष्ट्रपति को पार्लियामेंट अर्थात संसद, किसकी बात है, संसद की, या राज्य विधान मंडल, स्टेट असेंबली की बात की गई है। किसकी बात की गई है, स्टेट असेंबली, संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस बात को अपन ऐसा समझ सकते हैं कि लोकसभा सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यसभा सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानसभा सदस्य नहीं होना चाहिए, विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वो सदस्य है, ध्यान रखना, यदि वो पार्लियामेंट का मेंबर है, यदि वो विधानमंडल का मेंबर है, तो क्या होगा, पद पर रहते चुनाव लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यदि वो है तो ये बात ध्यान रखनी है, उसे शपथ लेने से पूर्व क्या देना होगा, त्याग पत्र देना होगा। राष्ट्रपति वो पद की शपथ लेगा, उस पद की शपथ से पहले क्या लेना होगा, उसे
त्याग पत्र देना होगा। किससे? यदि वो पार्लियामेंट का मेंबर है, यदि वो स्टेट असेंबली का मेंबर है, तो उसे क्या देना होगा? त्याग पत्र। तो पहली कंडीशन समझ गए कि संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो राष्ट्रपति पद से शपथ लेने से पूर्व उसे क्या देना होगा? त्याग पत्र देना होगा। तो पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई। दूसरी देखो कंडीशन आती है, अन्य लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अन्य लाभ का पद नहीं होना चाहिए। जी एक बात सोचो कि भाई आप मान लीजिए कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप इंस्पेक्टर बन गए, सपोज बन गए। अब आप एसएससी इंस्पेक्टर बन गए और इससे पहले आप पटवारी पद पर थे। किस पद पर थे? पटवारी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो गया, पटवारी की ट्रेनिंग थी और तैयारी करते करते आप एसएससी में इंस्पेक्टर बन गए। तो आप पटवारी पर रहते हुए इंस्पेक्टर रहते हुए पटवारी पद पर नहीं रह सकते। कहने की बात है अन्य लाभ का पद नहीं होना चाहिए। भाई शादी से पहले थी आपकी, पर शादी कर ली तो उसके बाद अन्य का मामला नहीं होना चाहिए, अन्य लाभ का पद नहीं होना चाहिए। इस बात को ऐसा समझिए आप। इस बात को ऐसा है कि जैसे आप उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति बन गए, तो आपको उपराष्ट्रपति पद क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्याग। अन्य कोई लाभ का पद आपके पास नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है कि यदि आप राष्ट्रपति हैं तो क्या रहेंगे? राष्ट्रपति रहेंगे। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य, इस प्रकार के अन्य पदों को आप ग्रहण नहीं कर सकते। तो अन्य आपके पास कोई क्या नहीं होना चाहिए? लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अब देखो तीसरी योग्यता, तीसरी कंडीशन आती है। तीसरी कंडीशन आती है कि राष्ट्रपति को क्या मिलेगा भाई? आधिकारिक आवास मिलेगा। राष्ट्रपति को ऑफिशियल क्या मिलेगा? रेजिडेंस मिलेगा। आधिकारिक क्या मिलेगा? आवास मिलेगा। और आधिकारिक आवास का उसको कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊं आपको कि आप जैसे रूम लेकर सीकर रहते हो, जयपुर रहते हो, कहीं अन्य रहते हो, तो आपको रूम रेंट देना पड़ता है। और वर्तमान में तो सबसे बड़ी समस्या लॉकडाउन के मकान मालिक पैसे ले रहे, कोई मुद्दा ही नहीं उठा रहा। तो मैं बता रहा था आपको, राष्ट्रपति के पास जो आधिकारिक आवास हैं, जो ऑफिशियल जो रेजिडेंस हैं, उन रेजिडेंस का कोई रेंट, कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। मुफ्त में क्या मिलेगी? आवास की सुविधाएं मिलेगी। अब बताइए, देखिए आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के कितने आधिकारिक आवास हैं? बताइए देखिए कमेंट करके, राष्ट्रपति के कितने आधिकारिक आवास है? बता दिया। तो राष्ट्रपति के कितने आधिकारिक आवास हैं? 3 आधिकारिक आवास। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से इनकी बात करते हैं? तो एक तो सब जानते हैं, राष्ट्रपति भवन। कौन सा है? राष्ट्रपति भवन। और राष्ट्रपति भवन का है नई दिल्ली में, रायसीन की पहाड़ी या रायसीन हिल्स। राष्ट्रपति भवन, रायसीन की पहाड़ियां या रायसीन हिल्स, ये अरावली पर्वतमाला की क्या है? शाखाएं हैं। और इन्हीं पर राष्ट्रपति भवन स्थित है और 16-17 गेट हैं। तो पहला राष्ट्रपति का एक आवास तो है राष्ट्रपति भवन, जो नई दिल्ली में जो मुख्य आवास भी है। दूसरा जो राष्ट्रपति का आवास आता है द रिट्रीट। कौन सा आता है? द रिट्रीट। और ये द रिट्रीट जो राष्ट्रपति का आवास है, ये कहाँ है आपका? ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी सुनी होगी आपने, क्या है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के किस स्थान पर? तो ये छरबरा नामक स्थान पर स्थित है। तो दूसरा हो गया द रिट्रीट, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और छरबरा। और तीसरा जो आता है राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास, उसे बोलते हैं राष्ट्रपति
नीलियम। क्या नाम है? राष्ट्रपति नीलियम। और ये है कहाँ? तो हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तो राष्ट्रपति के 3 क्या हैं? आधिकारिक रेजिडेंस हैं, और इन तीनों में वो रह सकता है और इसका कोई उसे रेंट ही नहीं देना पड़ता। तो एक राष्ट्रपति भवन है, एक द रिट्रीट है, और एक ही क्या है? राष्ट्रपति नीलियम। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है, द रिट्रीट हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के छरबरा नामक स्थान पर है, और तीसरा है आपका राष्ट्रपति नीलियम, और ये कहाँ है आपका? हैदराबाद। तो ये राष्ट्रपति के 3 क्या है? आधिकारिक आवास है, और इन आधिकारिक आवास का राष्ट्रपति को कोई रेजिडेंसी नहीं देना पड़ता है। तो देखो चौथी कंडीशन क्या आती है, चौथी शर्त क्या आती है राष्ट्रपति के लिए? राष्ट्रपति को संसद द्वारा, किसके द्वारा? संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते व उपलब्धियां प्राप्त होगी। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते व उपलब्धियां प्राप्त होगी, और इनमें कोई कमी भी नहीं की जा सकती। वैसे बता देते हैं, कोरोना काल में राष्ट्रपति के वेतन में कितने प्रतिशत की गई है? 30% की कमी की गई है, और कितने वर्षों तक की गई है? तो 2 वर्षों तक कमी की गई है। अब देखिएगा, वेतन या भत्ते की बात करते हैं। राष्ट्रपति का वेतन कितना भाई? 5 लाख है। कितना है? 5 लाख राष्ट्रपति का क्या है? वेतन है, और इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जाती है, परंतु की गई है वर्तमान में 5 लाख है। और 1 अप्रैल 2018 से राष्ट्रपति का वेतन कितना किया गया था? 5 लाख किया गया था। अब जैसे मान लीजिए कि आप राष्ट्रपति हैं, और आप राष्ट्रपति पद से कार्यकाल आपका क्या हो गया? पूरा हो गया। कार्यकाल आपका पूरा हो गया, तो उसके बाद रिटायर्ड होने के बाद आपको कितना मिलेगा? तो प्रावधान किया गया है 50%। कितना मिलेगा? जो वेतन है उसका 50% आपको क्या दिया जाएगा? तनख्वाह दी जाएगी कार्य मुक्ति होने के बाद। अब मान लीजिए कि आप राष्ट्रपति हैं और आप एक्सपायर हो गए, आपकी पत्नी या प्रेमिका बची, उसको कितनी तनख्वाह मिलेगी? तो इसकी आधी मिलेगी। 50% मतलब 2.50 लाख। कितना हो गया? 50% कितना है? 2.50 लाख। और इसकी आधी किसको मिलेगी? अर्थात 25%, कुल तनख्वाह का 25%, 1.25 लाख क्या मिलेगा? उसको तनख्वाह दी जाएगी। तो राष्ट्रपति को वेतन भत्ते व उपलब्धियां, संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते उपलब्धियां मिलेगी, और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। तो पॉइंट क्लियर हो गया आपका? तो ये थी राष्ट्रपति की किसकी बातें? शर्तें की बातें थी। तो शर्तें, इसके बाद अपना टॉपिक होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, भाई राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देते हैं और इसकी कौन नहीं देते हैं, इसके बाद निर्वाचन पद्धति पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें पढ़ेंगे। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।